समझ रहे हो ना, तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा। कॉन्जुगेशन में किस एटम के साथ ज्यादा फायदा कौन करेगा, ये काफी स्टेबल होता है। रेजोनेंस मैंने बताया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम देखने वाले हैं एक एक करके, और हाइब्रिड कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ सभी से, सभी सभी हेडिंग लगाओ। हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, हाउ टू ड्रॉ आरएस एंड हाइब्रिड, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड हाइब्रिड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिड कैसे बनाया जाए, क्लियर है। ठीक है, केस 1 लेते हैं सबसे पहले, पहला केस आइए शुरू करते हैं, खटखट लेंगे, मजा आएगा। देखो पहले केस में हम ले रहे हैं कुछ ऐसा, सबसे आसान केस, यहाँ प्लस, यहाँ पे लोन पेयर है ना। और अगर हम बात करें इधर तो क्या हो रहा है, तो देखो ये है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन क्या है लिख लेना, वही लोन पेयर पी वेकेंट, ये कॉन्जुगेशन में पे, तो केस 1 में लिख लेना लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद वेकेंट पी ऑर्बिटल, ये इसके पी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में है। अब मैं इसके स्ट्रक्चर्स बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाऊंगा आरएस, तो देखो याद रखना माइनस प्लस में अट्रैक्शन और माइनस माइनस में रिपल्शन, ये सभी जानते हैं, प्लस प्लस में रिपल्शन। तो ये जो लोन पेयर है और ये जो प्लस है खाली, इनमें क्या होगा, मोहब्बत होगी, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ चला जाएगा। जैसे वो यहाँ चला जाएगा, इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी लाइक दिस, यहाँ पाई बॉन्ड, ओ पे आएगा प्लस, और यहाँ पे कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, क्योंकि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई कार्बन की, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट, ये हो गया कुछ ऐसा, समझ रहे हो। बीच में डबल हेडेड एरो लगाना नहीं भूलना। अब इसमें इसके अलावा कोई और आरएस नहीं बन रहा, कोई और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ हो रहा इसमें, इज इट क्लियर, नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बस अब इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए सबसे पहले ना तो कोई चार्ज लगाओ ना कोई पाई बॉन्ड, सिंपल सिग्मा बॉन्ड दिखा दो, ड्रॉ ऑल द सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, अब जितने एरिया में रेजोनेंस हुआ वहां पे पार्शियल बॉन्ड आएगा, पूरा नहीं आएगा, आप समझते ही हो, क्योंकि यहाँ पे एक बार प्योर सिंगल है एक बार डबल है, तो पूरा पाई बॉन्ड होता तब तो यही स्ट्रक्चर होता, वो थोड़ी होता। अब चार्ज, चार्ज हमारे पास टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, मतलब यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो चार्ज तो उतना ही रहेगा, चेंज थोड़ी होगा। तो ये बताओ, ये चार्ज दो एटम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्लस चार्ज दो एटम में, कार्बन में और प्लस में, तो मैं इन दोनों पे क्या लिखाऊंगा, डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस दोनों पे दिखाने का मतलब ये नहीं है, क्या मतलब नहीं कि इक्वल है, डेल्टा प्लस कहने का मतलब है कुछ पार्शियल चार्ज है, इक्वल है ये नहीं है, ये नहीं कह रहे हम, इक्वल होगा भी नहीं, पता क्यों, क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, तो इनका स्टेबिलिटी भी अलग अलग होगा, तो इसलिए ये चार्ज जो है ये सेम नहीं है, किसी एक पे ज़्यादा है किसी एक पे कम है। अब किस पे ज़्यादा किस पे कम ये बाद में बात करेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करना इसी तरीके का, जल्दी से इसको लिख लो, ट्राई करो, ट्राई इट आउट प्रॉपरली। देख पा रहे हो, एन के लोन पेयर के साथ फुल एंजॉय, लोन पेयर यहाँ CH2 डबल बॉन्ड NH CH3, एन पे क्या आएगा प्लस। अब क्या करोगे, हाँ पहले सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बना लोगे, बनाने के बाद पार्शियल बॉन्ड आया, पार्शियल बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड के बाद यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, अंडरस्टूड, क्लियर है। तो ये प्लस आ गया ये प्लस आ गया, खेल खत्म हो गया। तो इस तरीके से लोन पेयर और ये पी वेकेंट जो है ना, ये आपस में एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया इस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज आपको साथ साथ बता देता हूँ, इसका एक क्वेश्चन बनता है। जैसे देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, कंपेयर द स्टेबिलिटी, ठीक है, दोनों कैटायन है इनके स्टेबिलिटी कंपेयर करना है ना। अब देखो ध्यान देना सभी के सभी, रेजोनेंस मैंने बताया था स्ट्रांग होता है, इंडक्टिव वीक होता है, तो रेजोनेंस डोमिनेटिंग फैक्टर है।
अगर हमें रेजोनेंस नहीं आता होता तो हम क्या बोलते, हम बोलते भाई उन्हें तो खींच लिया, नुकसान कर दिया, तो ये बढ़िया है। लेकिन आप जब जानते हो, क्या जानते हो कि अरे ओ के पास लोन पेयर है और इस लोन पेयर और प्लस में तो अब कुछ चक्कर चल रहा है, हाँ अट्रैक्शन होकर इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी ऑक्टेट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, इस कार्बोकेटाइन की ऑक्टेट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। समझ गए आप सभी, ठीक है। ये पर्टिकुलर केटायन बेहद इंपॉर्टेंट है ना। इसको मैं एक नाम दूंगा OCC प्लस। ये काफ़ी स्टेबल होता है। OCC प्लस मतलब ऑक्टेट कंप्लीटेड केटायन, यानी ऐसा केटायन जिसमें रेजोनेंस करके ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो समझ रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इसको, इसके कंपैरेटिवली इसकी स्टेबिलिटी बेहद ज़्यादा है। समझ गए, तो दिस इज मोर स्टेबल, रेजोनेंस डोमिनेट्स, है ना। हेलो हेलो, हाँ मुझे एकदम से लगा कि आवाज़ नहीं आ रही आपको, डर गया मैं कि लेक्चर इतना हो गया। ओके नेक्स्ट वाले में ट्राई करो। इस वाले में दोनों ही फायदा कर रहे हैं, ऑक्सीजन भी नाइट्रोजन भी। ज़्यादा फायदा कौन करेगा ये सोचना है तुम्हें, दोनों ही फायदा करेंगे। हाँ भाई बताओ, व्हाट डू यू थिंक। हाँ कौन जीतेगा, बोलो भाई। नाइट्रोजन, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी वो अपना डोनेशन क्या करेगा, इफेक्टिव करेगा। एक अप्रोच तो ये है समझने का कि भाई नाइट्रोजन ज़्यादा अच्छे से डोनेट कर पाएगा। लेकिन इसको और गहराई में अगर समझना चाहते हो तो फंडा ऐसा है कि ये जब इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो यहाँ पे n पे आएगा प्लस, क्या आएगा, n पे प्लस आएगा। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे n पे प्लस आएगा तो क्या होगा, n पे प्लस इज बेटर देन O पे प्लस। जब O पे प्लस आएगा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, यानी गम इसको भी है, गम O को भी है, लेकिन इसका गम थोड़ा कम है, नाइट्रोजन पे प्लस रिलेटिवली बेटर है। अगर नाइट्रोजन पे प्लस बेटर है यानी इसका योगदान हाइब्रिड में क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन, इसका योगदान ज़्यादा होगा, है ना। तो हाइब्रिड में नाइट्रोजन पे प्लस जो आएगा, डेल्टा प्लस आएगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। नाइट्रोजन पे डेल्टा प्लस क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। बाकी ठीक है, सिंपल आप इतना देख लो, N प्लस बनेगा O प्लस बनेगा, N प्लस इज बेटर, सिंपल तरीका है ना। तो ये केस वन था, केस वन को आप यहाँ पे हेडिंग में ही OCC प्लस लिख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाईली स्टेबल लिख लेना। ऑक्टेट कंप्लीटेड केटायन, ऑक्टेट कंप्लीटेड केटायन। क्लियर है। चलो केस नंबर 2। केस नंबर 2 जो है ये है सिंपल, इसको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोलते हैं। लिख लो सभी, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, केस 2। है ना, लोन पेयर है और यहाँ पे जुड़ा हुआ है कॉन्जुगेशन में, किस एटम के साथ है, Cl के साथ हो गया, या समझ रहे हो, या किसके साथ हो गया, सल्फर के साथ। यानी सेकंड पीरियड के अलावा थर्ड पीरियड जहाँ पे डी ऑर्बिटल खाली होने शुरू होते हैं, समझ रहे हो ना, तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा। अब ये बताओ ये खाली किस लिए है, एक्सेप्ट करने के लिए। तो जैसे प्लस वाला केस था उसी तरह से है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दे देगा, जैसे ही देगा तो उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, समथिंग लाइक दिस। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे बस हाइब्रिड बनेगा इन दोनों का मिक्सचर, डबल हेडेड एरो लगाया, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड, पार्शियल चार्ज, कहाँ कहाँ आएगा, कार्बन पे और Cl पे, है ना। चार्ज कहाँ कहाँ आएगा वो दिख जाएगा, वो RS को देखो, RS में सब मिला के जहाँ जहाँ पे चार्ज है वहाँ वहाँ पे पार्शियल चार्ज। ये बताओ ये डेल्टा माइनस सेम आएगा क्या दोनों पे, डेल्टा माइनस दोनों पे सेम आ रहा है क्या, व्हाट डू यू थिंक, आएगा सेम, नहीं सेम नहीं आएगा, ठीक है, अलग अलग आएगा।
तो समझ रहे हो, तो कैसे ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज कैसे हो रहा है। अब एक बात कही जाती है कि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना। तो आज हमने ये बात नहीं की कि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है भाई। रेजोनेंस से डीलोकलाइजेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फैलाव हो रहा है, उस डिस्ट्रीब्यूशन से स्टेबिलिटी बढ़ रही है। जैसे चार्ज किसी एक ही जगह पे रहेगा, मान लो किसी एक ही जगह पे रहेगा चार्ज, और एक पूरे रीजन में फैल गया, थोड़ा थोड़ा फैल गया, दैट इज स्टेबल। इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे मान लो हम, मतलब फैलाव से फ़ायदा क्या है, तो उस तरीके से आप सोच सकते हो कि मान लो किसी के पास ब्लैक मनी है, ठीक है, और मान लो ब्लैक मनी सारा एक ही अकाउंट है, तो उसके पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर अलग अलग अकाउंट्स में है थोड़ा थोड़ा, तो दैट विल वर्क, उनको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन से क्या आता है, डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी आती है। समझ गए गाइस, मेरे पास नहीं है ब्लैक मनी, डोंट वरी ठीक है ना, लेकिन तुम में से कई पापियों के पास ज़रूर होगी आगे जाके, तो ध्यान रखना तो डीलोकलाइजेशन का ध्यान रखना। तो समझ रहे हो कैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी पहले एक ही जगह सारा कुछ भरा हुआ था, अब फैल गया, ठीक है। अब एक इसके साथ एक क्वेश्चन कराया जाता है, जैसे कंपेयर द स्टेबिलिटी, इन दोनों का स्टेबिलिटी कंपेयर करो, ठीक है। इसके बाद नीचे एक दे रहा हूं, उनका भी स्टेबिलिटी कंपेयर करना। पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, चारों का नहीं करना कंपैरिजन आपस में, पहले इन दोनों का करो, फिर इन दोनों का करो, ट्राई करो। यस, देखिए एवरीवन, इन दोनों में दिस इज बेटर, इन दोनों में दिस इज बेटर। अगर हमें इंडक्टिव ही आ रहा होता, ध्यान देना मल्टीपल फैक्टर लग रहे हैं, इंडक्टिव ही पता होता तो फ्लोरीन ज़्यादा खींचने वाला है, तो कौन जीतता, फ्लोरीन वाला। लेकिन क्लोरीन क्यों जीता, क्योंकि क्लोरीन ने दो तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ चार्ज को कम किया। एक तो सिग्मा बॉन्ड अपनी तरफ डिस्प्लेस किया, सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट यानी वो हुआ -I। दूसरा, इसने इसका जो लोन पेयर है वो यहाँ रेजोनेंस करवा के अपने डी ऑर्बिटल में भी डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, यानी इस चार्ज को ज़्यादा फैला दिया Cl ने, यानी Cl के पास दो चीज़ों से इलेक्ट्रॉन इसने फैला दिया, इंडक्टिव से एज वेल एज रेजोनेंस से। इसने सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन ने क्या किया, इंडक्टिव। बात समझ में आई। तो यहाँ इंडक्टिव के साथ रेजोनेंस की दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो फ्लोरीन पे भारी पड़ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी वही हुआ, सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ये वजह होती है, समझ रहे हो। इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे भी बन जाता है। क्वेश्चन कैसे बन जाता है, इसको HA मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं HB। क्वेश्चन आता है कि भाई इन दोनों में डी प्रोटोनेशन कहाँ पे आसान है, ठीक है, डी प्रोटोनेशन कहाँ पे इजी है, वेयर डी प्रोटोनेशन इज इजियर, ये आ जाता है। अब डी प्रोटोनेशन का मतलब क्या है, H+ निकालना कहाँ आसान है, तो भाई H+ निकालना वहाँ आसान है जहाँ पे H+ निकालने के बाद स्टेबल बने। अब ये बताओ H+ अगर निकला यानी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। तो याद रखिए डी प्रोटोनेशन H+ निकालना वहाँ फेवरेबल है जिसमें H+ को निकालने के बाद जो चीज़ बनी वो स्टेबल है। अब ये बताओ यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल है सल्फर वाला या ऑक्सीजन वाला, कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्या आप बता सकते हो। सल्फर वाला, वही सेम रीज़न, ठीक है। तो डी प्रोटोनेशन कहाँ पे फेवरेबल है ये चीज़ भी तुमने जान ली है, गॉट इट, डन है, ठीक है। ओके, दो कॉन्जुगेशन वाली चीज़ अपन ने देख ली। अब करने वाले अपन रेडिकल, रेडिकल वाला काम करते हैं, आइए। लिख लेना, पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल।
यहाँ पे देखो, सॉरी गलती से प्लस लगा दिया। हो जाता है जिंदगी में कभी कभी, जोश ज़्यादा आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल है ना। अब देखो, फ्री रेडिकल आप सभी को पता है कैसे बनता है, हेट्रोलिसिस या होमोलिसिस है, सिखा रखा है, बताओ कैसे बनता है भाई। हाँ, होमोलिसिस से। तो यहाँ पे रेजोनेंस करने के लिए भी अपने को होमोलिसिस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो देखो ये पाई बॉन्ड है, इसको तोड़ेंगे होमोलिसिस से। अब इसको जब तोड़ोगे ना तुम, तो इसको सीधा ऐसे दिखाएंगे। देखो इसको तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आया इस वाले कार्बन पे, उसने और इस रेडिकल ने आपस में पेयरिंग कर ली झट से। मतलब ये इसमें फेवरेबल नहीं है, दिस इज नॉट फेवरेबल, ये बना लेना। जैसे डॉट यहाँ, डॉट यहाँ, डॉट यहाँ, दिस इज इनवैलिड आरएस, ये वैलिड आरएस नहीं है। अगर तीनों पे ऐसे डॉट 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 आए, इट इज इनवैलिड, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए। रेजोनेंस में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं करते। यहाँ अनपेड टोटल कितना है, एक, तो एक ही रहना चाहिए। ये रूल है रेजोनेंस का, और लॉजिकल भी है, क्योंकि दिस विल बिकम हाईली अनस्टेबल। तीन तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन इज हाईली अनस्टेबल। तो इस बात को लिख लेना, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। इसीलिए एरो को ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, इसने यहाँ दिया, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा कुछ ऐसा, CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है भाई, बात समझ में आई है ना। इतनी सी बात है बस, और क्या, इतनी सी बात है। अब इसके बाद फर्दर स्ट्रक्चर तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसके बाद इस पाई बॉन्ड को तोड़ के वो बनाओगे तो वही वापस रिपीट हो जाएगा, तो फर्दर करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है। अब क्या करोगे, हाँ अब इसका हाइब्रिड ड्रॉ करोगे। अच्छा एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो दिखाया जाता है ना एरो, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे समझाने के लिए ऐसा है ये। यानी जब आप ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हो, तो आप सीधा डायरेक्टली ड्रॉ भी कर सकते हो। ये तो टीचर के समझाने के लिए होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। आपको वो रेजोनेंस करते हुए शो करना ज़रूरी नहीं है। समझ गए ना, मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है तो समझाने के लिए कि ऐसा ऐसा हो गया। अच्छा अब देखो, सिंगल बॉन्ड बनाया, पार्शियल बॉन्ड बनाया। पार्शियल बॉन्ड क्यों, क्योंकि पूरे एरिया में पाई इलेक्ट्रॉन फैल गए हैं। क्लियर है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद डेल्टा डॉट, डेल्टा डॉट चार्ज की वैल्यू भी दिखा सकते हो। जैसे नॉर्मली चार्ज डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, यहाँ तो रेडिकल पार्शियल है। रेडिकल कितना है हमारा, एक रेडिकल, और वो एक रेडिकल कितने एटम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दो में, एक इसमें और एक इसमें। तो इसको हाफ हाफ भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा डॉट भी दिखा सकते हो। बाकी ये पर्टिकुलर केस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पर्टिकुलर केस उतना महत्वपूर्ण नहीं है, है ना, बस पता है तो ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये डॉट है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है और डॉट है, ठीक है। अब पाई पाई या पाई डॉट किसके हिसाब से हम रेजोनेंस करें, तो देखो ये अनस्टेबल है, दिस डॉट इज अनस्टेबल, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पाई पाई में हमने रेजोनेंस कर दिया, जो भी होगा इसके हिसाब से होगा। डॉटेड, गॉटेड, यानी डॉटेड बोल दिया मैंने गॉटेड की बजाय तो यहाँ पे डॉटेड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पाई बॉन्ड है, और ये कैसे किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो भाई ये इधर, जिससे यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इससे क्या बनेगा, इससे पाई बॉन्ड इधर, यहाँ रेडिकल। अब ये बताओ लेफ्ट वाला पाई बॉन्ड या राइट वाला, लेफ्ट वाले से करोगे, क्योंकि राइट वाले से किया तो फिर से वही बन जाएगा, राइट वाले से करने का फायदा नहीं है। यानी कभी भी तुम्हें शक हो रेजोनेंस में, किधर से रेजोनेंस करूं किधर से नहीं, तो तुम करके देख लो एक बार, तुम्हें पता लग जाएगा कि सच क्या है, सही क्या है। अब ये पाई बॉन्ड इधर, समझ लो ना, बीच में इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी दिया, जिससे यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अंडरस्टूड है, मतलब ना भी दिखाओ तो चलेगा, अंडरस्टूड है कि एक बेचारा वहाँ रह गया। तो इससे आ गया कुछ ऐसा, यहाँ पे आ गया डॉट। अब क्या करेंगे, पूरे रीजन में रेजोनेंस है, सिंगल बॉन्ड बनाया तो पूरे रीजन में ऐसे पार्शियल बॉन्ड बनाया, बना दिया पूरे में डॉट ऐसे। अब मुझे लगाना है रेडिकल, डेल्टा रेडिकल। कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ पता है, ये पहले कार्बन पे,
तीसरे पे और पांचवे पे, ये लगा दिया मैंने, डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट। अब इतना सोचने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कि यहाँ लगाऊं यहाँ लगाऊं यहाँ लगाऊं कहाँ लगाऊं, इट डजंट मैटर, वो इतना मैटर नहीं करता। क्लियर है क्या? ओके तो ये बात है। तो इस तरीके से 3 केसेस अपन ने देख लिए। बाकी जो केसेस हैं वो अपन एक साथ नेक्स्ट टाइम पे देखने वाले हैं, और फिर हम देखने वाले हैं कि भाई वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगले वाले, मतलब उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, आ जाते हैं कभी कभी। तो ये स्ट्रक्चर्स बनाने का पर्पस क्या है? पर्पस वही है ताकि आपको रियल स्ट्रक्चर की पहचान हो जाए, रियल कैसे, वो असल में कैसा है उसका अंदाज़ा इससे लग जाता है। गॉट इट एवरीवन? ठीक है।